हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारी एग्ज़ाम की तारीख 5 दिसंबर आ चुकी है और अब अब ये मान लीजिए आप हमारे पास के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हमारे पास शेष रह गए हैं। और यदि 4 महीने में हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को कंप्लीट करते चलें तो काफ़ी समय हमारे पास कम है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते चलें। मैंने दोस्तों अब तक की 14 एक्ट पढ़ा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। आज मेरा 15वां एक्ट होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है आज हमारा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। ठीक है, अब ज़्यादा मैं इस पर बातें नहीं करते हुए संक्षिप्त में इसका इतिहास आपके सामने रखूंगा और मैं बातें खत्म करके डायरेक्ट में एक्ट की धाराओं पर आऊँगा। ठीक है, और समझते हैं इसे हम। तो और पिछली बार भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस एक्ट से पूछे गए थे। इस बार भी हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये एक्ट हमारा एमपीपीएससी में भी इसको आयोग के रूप में दर्शाया गया है। पहले ये खुद एक्ट था, अब इसे आयोग के रूप में भी एमपीपीएससी में भी इसलिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ठीक है, एडीपीओ में तो हमारा एक्ट है ही सही। तो आइए एडीपीओ के मद्देनजर या एमपीपीएससी दोनों के नज़र से ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 दोस्तों संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, 93 को भी देखेंगे और संशोधन 2019 को भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते चले दोस्तों इसकी संक्षिप्त इतिहास की। यदि मैं बात करूं तो दोस्तों जो मानव अधिकार को लेकर काफ़ी जो मानवों का अधिकार था वो काफ़ी, ये मान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 18 तक चला था और द्वितीय 39 से 45 तक ये दोस्तों जो युद्ध चला था, इसमें काफ़ी मानव अधिकारों का काफ़ी हनन हुआ। ठीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए आप संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ समझ रहे हैं आप कि राष्ट्रों ने संयुक्त होकर एक संघ बनाया और दोस्तों इस संघ द्वारा सार्वभौमिक घोषणा की गई मानव अधिकार को लेकर। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा की गई कि भाई मानव के लिए अधिकारों के लिए अधिकार होना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए अधिकार आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब की गई दोस्तों? ये तारीख महत्वपूर्ण तारीख है। इसी के साथ हम आज हमारी महत्वपूर्ण बातों पर जाएंगे। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा की गई और 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है, हम सामान्य ज्ञान में भी देखा जाता है और इस एक्ट के तहत यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा की गई और इस तारीख से हम 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अब आइए हम यहाँ पर दोनों चीज़ें समझते चलेंगे दोस्तों। एक तो हमको समझना है 1993 अधिनियम और साथ ही संशोधन 19 को भी समझना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की अनुमति है वो 8 जनवरी 1994 को मिली। ठीक है, और 28 सितंबर 1993 को इसे लागू किया गया। 28 सितंबर 1993 को इसे लागू किया गया। ये हमारी बात थी 1993 को। आइए संशोधन 19 की बात करें दोस्तों, ये भी करंट का है, ध्यान रखें इस बात का। 19 का क्वेश्चन संशोधन से क्वेश्चन हमारे को बनने यहाँ पर दिख सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। तो राष्ट्रपति की दोस्तों जो अनुमति है वो 27 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति जो स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, और इसे 2 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया संशोधन के साथ। ठीक है, काफ़ी संशोधन है यहाँ पर। ये पहले कार्यकाल 5 वर्ष था, उसको 3 वर्ष से कर दिया गया और काफ़ी आयोग के पदेन सदस्य यहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, काफ़ी कुछ परिवर्तन है वो हम समझेंगे इसी के साथ साथ। तो क्या हुआ, हमने देखा 2 अगस्त 2019 दोस्तों, याद रखना इस तारीख से इसे संपूर्ण भारत पर इसे लागू कर दिया गया। आइए बात करते हैं, हम कुल अध्याय की बात करें दोस्तों तो कुल अध्याय 8 है और कुल 43 धारा हैं। ठीक है, और ठीक है, ऐसे आप हम मान लीजिए कि अब तक की जो एक्टों में हमारा ये मध्यम एक्ट है, मीडियम एक्ट है। और आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 43 धाराएं, 8 अध्याय हैं। तो धारा 1 हमारी जो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। तो दोस्तों इसका संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, और ये प्रारंभ किस तारीख को होगा दोस्तों? तो इसे 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया और वर्तमान में 2 अगस्त 2019 से इसे संशोधन की बात करेंगे तो 2 अगस्त 2019 से संशोधन समेत लागू किया गया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारी अगली धारा परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, इसमें सारी धारा लिख दिया है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस खाली जगह पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँ। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें दोस्तों तो काफ़ी परिभाषाएं हैं इसमें। एक है हमारी इसमें सशस्त्र बल, 2 काव्य हैं सशस्त्र बल। और दोस्तों ऐसा करते हैं हम लोग कि हम परिभाषाओं का अलग से वीडियो ले आएंगे या परिभाषा को आप देख लेंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम डायरेक्ट धारा 3 पर आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम धारा 3 को समझते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, इसके अलावा परिभाषा यदि आप देख लें तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर मैं परिभाषा का एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके कमेंट पर। ठीक है,
तो आइए धारा 3 दोस्तों जो बात करती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की बात कहाँ पर कही गई है, धारा 3 में कही गई है। और आइए अब समझते हैं कि उसका गठन किस तरह से होगा, कौन सा गठन करेगा। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों, इसका गठन जो है वो केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार। ठीक है, इस आयोग का गठन करेगी। आइए मैं इसी की लैंग्वेज बताता चलूँ बैरेक्टर की। दोस्तों बैरेक्टर हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो एडीपी हो चाहे सिविल जज के लिए, बैरेक्टर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और बैरेक्टर की भाषा है लगभग सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, है ना। तो ठीक है, बैरेक्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आइए क्वेश्चन उसका क्लॉज नंबर 1, केंद्र सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उससे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। दोस्तों इस आयोग का गठन जो है, मानवाधिकार का आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी, और उसको जो कर्तव्य और जो कार्य सौंपा जाएगा वो कार्य के साथ वो आयोग का गठन करेगी, और वो कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दोस्तों क्लोज 2, आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो आयोग किन से मिलकर बनेगा दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं। हमारे पॉइंट नंबर 1 धारा 3 में आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। नंबर 2, इसका गठन कौन करेगा दोस्तों, तो इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट नंबर 2 बदलती है, आयोग मिलकर बनेगा, अर्थात किससे मिलकर बनेगा दोस्तों, तो पॉइंट नंबर इसका क्लोज 2 बात करता है, जो बात करता है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा। अब दोस्तों अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। अब पहले दोस्तों एक अध्यक्ष में यह था कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन 2019 में संशोधन होने के बाद अब कोई उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश भी यहाँ पर अब इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, पहले क्या था, मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा, अब अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर। आइए पॉइंट नंबर 2, या खा मान लीजिए। ठीक है, का में हमारा अध्यक्ष और खा में है सदस्य। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है या रह चुका है। ठीक है, न्यायाधीश है या रहा है। नंबर 2, एक सदस्य जो ऐसे, अब एक सदस्य दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। ठीक है, ये 3 सदस्य होंगे दोस्तों हमारे न्यायिक, और 3 सदस्य जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, और 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक या ज्ञान हो, अनुभव हो। ठीक है दोस्तों, एक हमारा अध्यक्ष होगा, 2 हमारे न्यायिक सदस्य होंगे, एक होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और दूसरा होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा, और एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। ये 3 सदस्य हो गए दोस्तों हमारे, और 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनमें से एक महिला होगी। ठीक है, एक महिला होगी, और वो कैसे सदस्य होंगे दोस्तों, तो वो सदस्य होंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक है, और दोस्तों हमारे कितने हुए, 3 और 2 5 सदस्य, और एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य हुए। ठीक है, और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयोग धारा 12 खंड खा के खंड 13 में विनिश्चित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक के सदस्य समझे जाएंगे। दोस्तों ये हमारे हुए 5 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अध्यक्ष समेत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 7 सदस्य होंगे दोस्तों हमारे पदेन सदस्य। पदेन सदस्य दोस्तों, पदेन सदस्य का आशय क्या है, पदेन सदस्य से हमारा जो पदेन जो शब्दावली है, इसका आशय ये है कि पदेन सदस्य वो होंगे जो कोई इसको कौन होंगे पदेन सदस्य दोस्तों, तो एक तो होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक का आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय भक्त हो चुके जो इस पद पर नियुक्ति किए जाएंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष माने जाएंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है, जो भी इनकी नियुक्ति, अब हम ये आयोग हैं, राष्ट्रीय आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, जनजातीय आयोग है ना, अनुसूचित आयोग है, तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो अलग विषय हो गया ना। तो इनकी जो नियुक्ति ये अपने आप अपने पद पर होंगे, अध्यक्ष पद पर होंगे, तो ऑटोमेटिक जो अध्यक्ष बनेंगे तो वो मानवाधिकार आयोग के क्या माने जाएंगे, पदेन सदस्य माने जाएंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं किया जाएगा, इनकी नियुक्ति आयोग के अनुसार होगी, और वो अध्यक्ष जो होंगे वो यहाँ पर पदेन सदस्य माने जाएंगे। और दोस्तों ऐसे 5-7 सदस्य यहाँ पर पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, एक होगा दोस्तों हमारा अल्पसंख्यक आयोग,
अल्पसंख्यक आयोग दोस्तों, एक होगा हमारा बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग। 3 दोस्तों, एक हमारा होगा एससी आयोग, एक होगा हमारा एसटी आयोग, एक होगा हमारा महिला आयोग, और दोस्तों आखिरी हमारा होगा तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए ये 7 सदस्य हमारे, एक पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग एवं दिव्यांगजनों के आयुक्त। दोस्तों ये 7 सदस्य प्रदेश सदस्य होंगे। ठीक है, तो इन सबसे मिलकर हमारा क्या बनेगा, आयोग का गठन किया जाएगा। इन सबसे मिलकर आयोग का गठन किया जाएगा। 5 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, एक अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अध्यक्ष कौन होगा, और दोस्तों अध्यक्ष हमारा मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, उसको अध्यक्ष नियुक्त करेगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 2 सदस्य हमारे न्यायिक होंगे, एक तो होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, और एक होगा हमारा दोस्तों हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। ऐसे 2 सदस्य होंगे दोस्तों, जिन्हें न्यायिक है ना, न्यायिक सदस्य बोलेंगे हम, और 3 सदस्य होंगे दोस्तों, जिनमें से एक सदस्य महिला होगी, और जिन्हें क्या हो, जिन्हें मानव अधिकार संरक्षण अधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक है, तो ये 5 सदस्य हमारे ऐसे हुए। ठीक है, तो अध्यक्ष में 6 सदस्य ये, और प्लस 7 सदस्य हमारे प्रदेश, इस तरह 13 सदस्य से मिलकर हमारा इस आयोग का गठन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ धारा 3 आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इसके अलावा तो दोस्तों हमने क्लोज 1 में देखा, क्या देखा कि इसके गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार से गठन करेगी। क्लोज 2 में देखा कि 200 सदस्य हमारे कैसे होंगे, तो 5 सदस्य होंगे, 2 न्यायिक होंगे, और 3 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक महिला होगी। इस बात का ध्यान रखें, सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन सदस्यों से। और क्लोज 3 बात करता है जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग, ST SC और महिला के साथ प्रदेश सदस्य होंगे। और क्लोज 4 बात करता है दोस्तों, इसमें एक महासचिव होगा, इसमें एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और वह आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सिवाय न्यायिक कृत्यों को धारा 40 के अधीन विनिमय बनाने की शक्ति के प्रयोग करेगा। ठीक है, तो दोस्तों महासचिव होगा, ये कार्य करेगा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये हमारा धारा 3 महत्वपूर्ण धारा हमारी, और इसमें क्लोज 5 और बात करता है। टोटल 5 क्लोज है इसमें। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका आयोग का दोस्तों जो मुख्यालय है ये कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, और आयोग केंद्र सरकार ये पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। इसके अलावा वो अन्य स्थानों पर भी स्थापित कर सकेगा, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली होगा। ठीक है, ये 5 ही इसके महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट जो क्लोज 3 के हमने 5 महत्वपूर्ण डिस्कस किया। बोर्ड पर जगह नहीं थी, इसलिए दोस्तों आपको मैंने समझाया, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करते चल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आप लिखेंगे क्लोज 1 में लिखेंगे आप केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। नंबर 2 में लिखेंगे 5 सदस्य के 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे। उसके बाद 3 में हम बात करेंगे कि दोस्तों इन 7 आयोगों की नियुक्ति होगी जो प्रदेश सदस्य होंगे। और हमने 4 में देखा महासचिव, और 5 में देखा इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली होगा। ठीक है, इस तरह धारा 3 हमारी बहुत महत्वपूर्ण धारा 3 कंप्लीट होती है। अब आइए नेक्स्ट धारा हमारी चलते हैं धारा 4 की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ कठिनाई या कुछ आपको लगता है प्लीज़ तो कमेंट करिएगा, जैसा भी हम बताइएगा। ठीक है, और हम जो परिभाषा रह गई है उसको भी हम नेक्स्ट भी उस छोटे से वीडियो बना के आपको परिभाषाएं समझा देंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा समझ में आएगी। हाँ, देखिए धारा 4 बात करती दोस्तों अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन आइए हम डायरेक्ट की भाषा समझते चलें। इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा, तो हम बता रहे हैं राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा दोस्तों, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश पर होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित बनकर बनेगी। आप सुनिए दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति है सदस्यों की वो करेगा कौन, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन उसकी
परंतु में ये बता दिया गया है कि वहाँ सिफारिश एक समिति की सिफारिश पर करेगा। दोस्तों एक समिति होगी जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो सिफारिश दोस्तों जो समिति है वह महत्वपूर्ण समिति है। उस समिति से भी कई बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, कहीं पुराना एक्ट है ये, ठीक है। तो आइए अब समिति पर हम डिस्कस करते चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों, इसकी समिति के सभी सदस्यों को आप याद रखेंगे, क्योंकि राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समिति में 3 सदस्य देते हैं और एक विपरीत सदस्य देते हैं, कौन इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आइए हम साथ बात करते चलें दोस्तों। एक होगा हमारा प्रधानमंत्री। कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री, जो कि अध्यक्ष होगा। एक चयन समिति होगी दोस्तों, इस चयन समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो चयन समिति में प्रधानमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा, और दोस्तों दूसरा होगा हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों इस सदस्य होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 5 सदस्य हैं टोटली, 1 2 3 4 5 और एक प्रधानमंत्री, 6 सदस्य यहाँ समिति है, 6 सदस्य समिति, ठीक है। तो नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट होगा दोस्तों, तो आप डायरेक्ट लेकर बैठे प्लीज़, ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकता है छूट रही हैं तो आप उसमें देखते चलें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट की भाषा जब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। या आप कहीं पर लिखते चलें, या आपके पास नोट हो, यदि आप आपके डायरेक्ट नहीं हो तो आप लिखें और डायरेक्ट लाने के बाद आप उसमें मिलान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री दोस्तों सदस्य होगा। एक होगा दोस्तों हमारा नंबर 4 लोकसभा का विपक्ष का नेता। लोकसभा का विपक्ष का नेता। नंबर 5 राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा में विपक्ष का नेता। और नंबर 6 दोस्तों हमारा होगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति। ये दोस्तों 6 समिति जो चयन समिति है वो ये 6 सदस्य हैं, और इनसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तो आपको दे देंगे लोकसभा का अध्यक्ष दे दिए, राज्यसभा में विपक्ष का नेता दे दिए, या और एक गृह मंत्रालय दे दिए, और एक आपको दे दिए कि राज्यसभा का सभापति। इनमें से कौन समिति में नहीं है, सदस्य नहीं है, ठीक है। तो सभापति इसका सदस्य नहीं है, उपसभापति इसका सदस्य है, ठीक है। ध्यान रखना, सभापति जो है वो भारत सरकार क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये 6 सदस्यों का नाम याद रखना, यदि आप इन्हें भूल जाते हैं तो गलती होगी, ध्यान रखना। इसलिए आप महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, ये भी आईएमपी है। एक तो हमने सदस्य की बात करी, धारा 3 महत्वपूर्ण धाराएं, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इसके बाद बाकी धाराएं हमें याद करना है, बाकी इन्हें डिटेल में समझना है हमें, ठीक है। तो 6 सदस्य होंगे दोस्तों। एक तो होगा प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होगा, एक भार साधक मंत्री, कौन सा भार साधक मंत्री, गृह मंत्रालय का, ठीक है, 2। उसके बाद हमारा होगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। इस तरह से 6 समिति की चयन होगी और ये सिफारिश करेंगी। इसके आधार पर भी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा अध्यक्ष की और सदस्यों की। अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, ध्यान रखना, अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति को नियुक्ति किया जाएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो, ध्यान रखना। और 2 न्यायिक सदस्य कौन होंगे, सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेंगे, और किसकी इनकी सिफारिश पर करेंगे, चयन समिति की सिफारिश पर। परंतु यह है कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब सुनिए भैया, कोई उच्चतम न्यायालय का यदि कोई वर्तमान न्यायाधीश है जो कार्य कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा, तो उससे सर्वप्रथम उस जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है उनसे परामर्श, उनसे सलाह लेनी होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कार्यपालिका और न्यायपालिका तो भिन्न भिन्न है। इसको धारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 बताया गया, पृथक्करण किया गया है। तो इसके तहत क्या होगा कि जब भी जो न्यायमूर्ति, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अभी फिलहाल हमारे मोहम्मद रफ़ीक खान साहब हैं, इनको नियुक्त करना है सदस्य के रूप में, तो इसके लिए इनको कौन से
और वर्तमान जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनसे क्या बोलना होगा, परामर्श लेना होगा, भैया हमको नियुक्त करना चाहते हैं, वो परमिशन देंगे तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, पॉइंट नोटेड नोट कर लेना भैया। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श लिया जाएगा वर्तमान के प्रति। जो रिटायर है तो ठीक है उसको कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान है उसकी नियुक्ति के लिए आपको मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना होगा, अन्यथा इसकी नियुक्ति नहीं होगी। क्लॉज 2 बात करता है अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगी कि वहाँ उपधारा 1 के पहले की परंतु मिनिस्ट सम्मति में कि सदस्य को कोई रिक्ति है। ठीक है, किसी रिक्ति के कारण वहाँ अमान्य या अविधिमान नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी 2 महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 3 और धारा 4, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करेगा। मैं को उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस एक्ट को। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी चयन समिति हुई, ध्यान रखना दोस्तों, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, सदस्य भार साधक मंत्री, ठीक है, गृह मंत्रालय का, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति दोस्तों। ठीक है, ये चयन समिति के होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, छोटी छोटी बातें यदि हमने ध्यान रख ली तो हमें एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यदि हमने छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक भूल करी, ठीक है, इसका गठन दोस्तों और नियुक्ति ध्यान रखना, गठन इसका जो है केंद्र सरकार करेगी, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब आइए नेक्स्ट को धारा पर चलेंगे तो और समझ में आएगा हमें। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र हटाया जाना, अब इन्हें कौन हटाएगा और ये किसे त्यागपत्र देंगे, आइए इस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करते चलें। धारा 5 दोस्तों, सारी धाराएं हमारी महत्वपूर्ण धाराएं चल रही हैं, 3, 4, 5 और परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो धारा 3 से भी अच्छे खासे और धारा 4 से भी। ठीक है, तो आइए धारा 5 हम बात करते हैं। अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसे दोस्तों, तो राष्ट्रपति को। ये अपना पद त्याग पत्र किसे देंगे या किसे हटाया जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा, ये राष्ट्रपति को त्याग देंगे या राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। ठीक है, दायरे पूछा जाता है कि इन सदस्यों को कौन हटाएगा, तो राइट ध्यान रखना राष्ट्रपति यहाँ पर आएगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, आइए तो हमारा ऐसा क्लोज 1 बात करता है कि क्या बात करता है, अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। आइए क्लोज 2 बात करता है, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसी पद से हटा सकेगा। भाई साबित कदाचार या असमर्थता, वो कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, तो ऐसे ही आधार पर राष्ट्रपति उसे पद से हटाया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति का निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट की जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष ऐसी किसी आधार पर हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया उनको जो हटाने का प्रोसेस है वो कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाएगा, लेकिन ये इसकी जांच होने के पश्चात, ठीक है, कोर्ट में, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें यथास्थिति अध्यक्ष। ठीक है, तो क्लोज 3 बात करता है, उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य, और 3 में क्लोज 3 में बात बताइए कि कोई अन्य कारण जैसे कि दिवालिया या न्याय निर्णित किया गया है, ठीक है, दिवालिया हो गया है, या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी संवेदन में नियोजित लगता है, या कहीं अपने पद के बाहर नियोजन मतलब क्या बोलते हैं, वेतन में कहीं और कार्य कर रहा है अपने अन्य लाभ के लिए। ठीक है, या मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो गया है, अपने कार्य नहीं कर सकता, विकृत पागल है, या सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, सक्षम न्यायालय ने उसको ऐसा विद्यमान घोषणा दी है कि वो उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है, जब विकृत है या पागल है ना, और एक किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडाविष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक उद्यमता अंतर्विलित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। उम्मीद करता हूँ धारा 5 आपको समझ में आई होगी कि राष्ट्रपति उसको हटा सकेगा, लेकिन हटाएगा कब, एक तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर, लेकिन इसके पहले वो जो कदाचार लगाया गया है लेकिन उसकी हाई वो सबको छोड़िए यार, कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट पे, उसके लिए पहले सुनवाई होगी,
वास्तविक में इसमें कोई गुण वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, उसे पश्चात राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। इसके अलावा क्लॉज 3 बात करता है कि जो है अध्यक्ष सदस्यों को मान लीजिए वो दिवालिया हो गए हैं, या वो सावेतन में लग गए हैं, या वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, या वो पागल हो गए हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में भी उनको वहाँ से हटाया जा सकेगा। देखिए इसको हर एक चीज़ बारीकी से देखो दोस्तों, इसलिए समझाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन यदि हमसे गलत होता है तो काफ़ी नुकसान होगा, ठीक है, माइनस मार्किंग है, काफ़ी ध्यान रखना हर चीज़ों का हमें, तो इसलिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें हम एक चीज़ को समझते चल रहे हैं, ठीक है। तो त्यागपत्र हटाया जाना हमने समझा दिया आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ। आइए क्वेश्चन उस धारा 6 देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, ठीक है दोस्तों। इनमें संशोधन किया गया है, मैं सॉरी भूल गया संशोधन बताना आपको। जो 200 सदस्य थे, सदस्यों में भी पहले 3 सदस्य जोड़े गए हैं, उसके बाद अब आइए हम कार्यकाल की हम बात करें, पदावधि की बात करें। तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, दोस्तों 3 वर्ष से जो नियुक्त किया जाएगा, 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक या जो भी पहले हो दोनों में से पद धारण करेगा और वहाँ पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, और पुनः नियुक्ति के लिए दोस्तों पात्र होगा। इसे पॉइंट को ध्यान रखें, जो पदावधि है वो 3 वर्ष होगी, नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक जो भी पहले हो, और वहाँ नियुक्ति के लिए पुनः पात्र होगा, ठीक है। क्लॉज 2 बात करता है, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। तो दोस्तों पहले में बात की गई अध्यक्ष की बात, और नंबर 2 में बात की गई सदस्य की बात। तो सदस्य का भी कार्यकाल दोस्तों क्या 3 वर्ष और 70 वर्ष होगा, ठीक है, और पुनः पात्र होगा। परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। 70 वर्ष के पश्चात वो अपना पद धारण नहीं करेगा, परंतु की बात कही गई है तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो किसी पद पर फिर नहीं बने रहेगा, ठीक है, 70 वर्ष के बाद। और 70 वर्ष से लगभग सभी ये सबसे बड़ी अधिक आयु है, बाकी 62 वर्ष से 65 वर्ष से ही अधिक आयु होती है, इसके बाद वो किसी पद पर नहीं हो सकते। आइए नेक्स्ट को क्लॉज 3 बात करता है, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लॉज 3 बात करता है नियोजन का पात्र ना होगा, ठीक है। ये 3 क्लॉज हमारे ध्यान रखना दोस्तों महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष 370, सदस्य 370 और नियोजन का पात्र ना होगा किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट धारा पर चलते हैं, हमारी धारा 7। धारा 7 बात करें तो सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अब मान लीजिए अध्यक्ष किसी कारण से असमर्थता या किसी कारण से अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वो कार्य करने में असमर्थ है या छुट्टी किसी कारण से, तो वहाँ पर सदस्य का कार्य करना, उस कार्य का करना और उसका निर्वहन करना अध्यक्ष की तरह, ठीक है। तो आइए मैं डायरेक्ट की भाषा आपको समझाता चलूँ। धारा 7, अध्यक्ष की मृत्यु तक पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर हो जाती, ठीक है। अध्यक्ष की भैया क्या हो गया, ध्यान रखना, क्लॉज 1 में बात की जाए है, क्या बात की गई है कि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना या पद त्याग देना, ठीक है, मृत्यु हो जाना या पद त्याग देना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष की नियुक्ति करके, और जब तक नियुक्ति करेगा जब तक कि अन्य अध्यक्ष की नियुक्ति ना कर दी जाए, जब तक वो अपना कार्य करेगा और उसका निर्वहन करेगा, ठीक है। क्लॉज 1 में बात की गई है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों ये। इसके बाद यदि हम धाराओं को भी याद रखेंगे तो ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले हैं। इसके बाद में MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसमें समझाऊंगा आपको कि किस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्लॉज 2 बात करती है, जब अध्यक्ष छुट्टी पर, अनुपस्थिति के कारण, छुट्टी पर, ठीक है, या अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, अनुपस्थिति के कारण, अन्य कारण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्यों में एक सदस्य जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करेगा, जो इस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्य फिर से संभाल लेता है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई मृत्यु और त्यागपत्र क्लॉज 1 में,
और क्लॉज 2 में बात की छुट्टी या अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष अपना कार्य ना करने का ना छुट्टी में है, ठीक है, तो वहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि वो जब छुट्टी है छुट्टी से लौट कर नहीं आ जाए और मृत्यु हो गई है जब तक कि नया अध्यक्ष ना आ जाए, जब तक वो सदस्य कार्य करेगा और उसका निर्वहन करेगा। धारा 7 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आइए धारा 8, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा और सेवाओं के निबंधन और शर्त के बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवाओं के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए, ठीक है, जो विहित की जाए, जो कानून बनाकर, ठीक है, जो नियम बनाकर विहित की जाए वो होगी, ठीक है। धारा 8 में बात कही गई है। और परंतु अध्यक्ष और सदस्य के वेतन और भत्तों तथा सेवाओं के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्तियों के पश्चात के लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और नियुक्ति के पश्चात क्या है दोस्तों, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट धारा रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाइयाँ का अविधिमान नहीं होना, ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पर रिक्ति मतलब खाली मतलब कोई सदस्य अनुपस्थित है तो इस कारण से हमारा क्या होगा कि कार्रवाइयाँ जो है अविधिमान नहीं होगी, उसका अविधिमान ना होना। आयोग का कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान नहीं होगी कि वहाँ आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, ठीक है, इस कारण से अविधिमान ना होना, ठीक है भाई। इतनी है धारा 9 भी हमारी कंप्लीट, धारा 8 भी हमारी कंप्लीट। आइए धारा 10 बात करती है प्रोसीजर, प्रक्रिया आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, ठीक है। तो आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। अध्यक्ष ठीक समझे ऐसी जगह क्या होगा दोस्तों, अध्यक्ष ठीक समझे ऐसी जगह आयोग के अधिवेशन और ऐसे स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। क्लॉज 1 बात करता है, क्लॉज 2 कहता है इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के विनिमय अभिकृत करने की शक्ति होगी। और क्लॉज 3 बात करता है आयोग के सभी सदस्य और विनिश्चय महासचिव द्वारा इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा समग्र रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, ठीक है। और धारा दोस्तों हमारी 10 भी कंप्लीट हुई है, ठीक है। और धारा 11 बात करती है आयोग के अधिकारी और कर्मचारी बंद, ठीक है। तो केंद्र सरकार आयोग को भारत सरकार की सचिव की पंक्ति या एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, पुलिस महानिदेशक की पंक्ति के नीचे का ना हो, और ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्वेषण कर्मचारी बंद जो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी बंद जो कर्तव्य के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी। और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त बनाए गए आयोग के प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी बंद को नियुक्त कर सकेगा जो वह अवश्य समझे, ठीक, केंद्र सरकार। और उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारी बंद के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए, जिसे नियम बनाकर बताया जाए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे अधीन की पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का नीचे का ना हो, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों ये हमारी धारा 11 भी कंप्लीट हुई है। पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का नीचे का ना हो दोस्तों, जी हमारे हुए अध्याय 2 कंप्लीट हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अध्याय 3 है जो बात करता है आयोग के कृत्य और शास्तियाँ, ठीक है, फंक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन। तो अध्याय 3 देखेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हमारा अध्याय था, चैप्टर था, और ये महत्वपूर्ण धाराएं थी हमारी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आज कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप कंटिन्यू करता हूँ। यदि आपको लगता है कि सर आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, तो अगली धाराएं में 12 से लेकर बाकी अंतिम धाराओं तक हम राज्य का भी देखेंगे, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग भी देखेंगे। सेम टू सेम रहेगा, राज्य मानवाधिकार में भी धारा 21 से स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा, उसमें सारी बातें कही गई है। वही राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है, सदस्यों की नियुक्ति है, वहाँ पर राज्यपाल है, यहाँ पर राष्ट्रपति है, जहाँ केंद्र सरकार है वहाँ राज्य सरकार आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ही ऐसे ही स्टॉप देना चाहूँगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आगे आप यदि चाहते हैं कि कोई परिभाषा आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इससे आगे आपको वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये महत्वपूर्ण हमारा अध्याय यहाँ तक हमने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। अधिकतर क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं हम कंटिन्यू हमारी नेक्स्ट धारा 12। दोस्तों हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 चल रहा है।
एवं संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें हमने 11 धाराओं को समझ लिया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने अपने अंदाज से, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, आज हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 3 धारा 12 से आयोग के कृत्य के बारे में। दोस्तों इसमें आपको बता चुका हूँ कि केंद्र सरकार आयोग का गठन करती है और गठन करने के साथ जो कृत्य और जो शक्तियाँ सौंपी जाती है उसके अनुसार दोस्तों ये आयोग हमारा कार्य करता है। दोस्तों धारा 12 में बताया गया है आयोग के कृत्य के बारे में, आयोग के कार्य के बारे में। ठीक है, तो आयोग के दोस्तों काफ़ी फंक्शन ऑफ द कमीशन, तो कृत्य काफ़ी इसके यहाँ तक है, जे तक है। तो मैं इस वीडियो में इसको थोड़ा इतना ही बात बताना चाहूँगा कि आयोग के कृत्य के बारे में। दोस्तों आयोग के जो कृत्य है उसको सौंपे जाएंगे मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। ठीक है, ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं, ऐसे कार्य दोस्तों आयोग करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ धारा 12 हमारी कंप्लीट हुई है। यहाँ पर आयोग कृत्य करेगा, तो किसे कृत्य करेगा दोस्तों, जो उसको सौंपे जाएँ। ठीक है, और मानव अधिकार संरक्षण से जो भी बेहतर हो वो आयोग कार्य करेगा। धारा 13 दोस्तों जो बात करती है जांच से संबंधित शक्तियाँ, जांच से संबंधित शक्तियाँ दोस्तों, तो आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टता निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-5 के अधीन किसी विवाद विचरण करते समय सिविल न्यायालय को हो। तो अर्थात दोस्तों यहाँ पर इस शक्ति की बात कही गई है वो CPC 1908 का 5, यानी दोस्तों उसको जो है सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी दोस्तों। किसको, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को धारा 13 के अंदर बताया गया है कि उसको CPC 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। यानी दोस्तों वो साक्ष्य को समन करना, हाजिर करना, सपजा तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। ठीक है, या किसी दस्तावेज को प्रकट करना, पेश करने की उपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, या किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या कोई प्रतिलिपि अपेक्षित करना, और साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत जो हम बात कही गई है धारा 13 के अंतर्गत, तो दोस्तों जो जांच की शक्ति संबंधित शक्तियाँ जो हैं वो CPC 1908 का 5 के तहत दोस्तों जो शक्ति है वो सिविल प्रक्रिया CPC सिविल न्यायालय की शक्ति यहाँ पर इस एक्ट को दी गई है। ठीक है, इसके तहत वो ठीक है समन भेज सकता है और दस्तावेज प्रकट करने की पेश की अपेक्षा कर सकता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई है धारा 13 के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 13 आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों धारा 13 में क्लोज 2, 3, 4, 5 भी हैं। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी हमारी कि इसको किस न्यायालय की शक्ति है दोस्तों, तो इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और इसमें IPC की धाराओं के बारे में बताया गया है, CRPC के बारे में बताया गया है, आप उसे देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए नेक्स्ट धारा 14 हमारी बात करती है अन्वेषण के बारे में। आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोस्तों के बारे में कहा गया है कि वहाँ अन्वेषण की अभिकरण कर सकेगा। और जाँच से संबंधित किसी विषय अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए कोई सीमा देखिए, थोड़ा बच्चे दोस्तों शरारत कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों 14 हमारी कंप्लीट हुई, अन्वेषण के बारे में बात करती है। और धारा 15 दोस्तों आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। ठीक है, तो धारा 15 को डायरेक्ट आप इसी धारा ही याद रख लें अधीन उसे। और धारा 16 हमारी है उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। और धारा 17 हमारी बात करती है शिकायतों की जाँच। तो आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमणों की शिकायतों की जाँच करते हैं, किसके करते हैं, और केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार। तो दोस्तों इनमें मैं ज़्यादा अब बात नहीं करते हुए मैं आपको इसी धाराएं बता रहा हूँ। ठीक है, तो शिकायतों की जांच करना या राज्य मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच कर सकेगा। उसके बाद हम बात करें 18 जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। 19 सशस्त्र बलों की बवाद प्रक्रिया। एक बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बलों की बवाद प्रक्रिया किस धारा में, इसके बारे में बताया गया है। तो धारा 19 सीधी धारा पूछी गई है। ठीक है, और आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट धारा 20 में इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो ये धाराएं आप सिर्फ याद रख लें और एक बार आप प्लीज़ इन पर देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जो महत्वपूर्ण धारा थी वो हम समझा चुके हैं और ये राज्य मानवाधिकार की महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों, हम समझते हैं। आयोग केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट कौन करेगा दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट धारा हमारी
21 जो बात करती है, अध्याय 5 हमारा चालू होता है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। जिस तरह हमने धारा 3 से लेकर जो धाराएं देखी थी हमने केंद्र सरकार के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, उस तरह राज्य मानवाधिकार में सेम टू सेम वही रहेगा। वहाँ पर राज्य सरकार, वहाँ पर केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, यहाँ पर राज्य सरकार नियुक्ति करेगी और वो गठन करेगी। और नियुक्ति का जो सवाल है वहाँ राष्ट्रपति करता है दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। दोस्तों ये बताया गया है धारा 21 में, कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग के अधिपत्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। ठीक है, कौन करेगी दोस्तों? राज्य सरकार करेगी। आयोग का गठन करेगी जिसे राज्य मानवाधिकार आयोग कहा जाएगा। हर राज्य में अलग अलग अधिकार होंगे दोस्तों, मानवाधिकार। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग हम बात करें। उसके बाद क्लोज 2 बात करता है दोस्तों, राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार सूचना द्वारा विनिश्चित करे निम्नलिखित मिलकर बनेगी। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों की बात कही गई है। और सदस्य में दोस्तों एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, या न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश हो या रहा हो, या वो अध्यक्ष होगा दोस्तों। खा में बात कही गई है, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, राज्य में किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, एक दोस्तों हाई कोर्ट का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश हो या रहा हो। और जिला न्यायाधीश के लिए तो शर्त ये है कि जिला न्यायाधीश जो है उसे 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, ऐसा एक सदस्य होगा। एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक है, एक सदस्य दोस्तों कैसा होगा? जिसे मानव अधिकार संरक्षण से, मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक है, और एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। और राज्य आयोग के मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार इस स्थान से नियत करे। जैसे कि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय है दोस्तों वो भोपाल है ना। बाकी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होगा। और कोई राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 और 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बबाद मानवाधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा। ठीक है, तो और दोस्तों इसमें ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक तो एक अध्यक्ष की बात कही गई और सदस्य की बात कही गई है राज्य आयोग में। ठीक है, और 2002 से अधिक राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सहमति से ऐसे अध्यक्ष सदस्यों को एक साथ अन्य राज्यों का सदस्य नियुक्त कर सकेगी और ऐसा अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति के लिए सहमति देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और आइए नेक्स्ट धारा हमारी बात करती है नियुक्ति के बारे में। तो हम बात कर चुके हैं, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर सहित यहाँ पर क्या करेगा? नियुक्ति करेगा दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की। और इसकी जो समिति चयन समिति है, अभी हमने चयन समिति की बात करी थी पिछले वीडियो में, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार में। तो आइए यहाँ पर भी हम देखते हैं इसकी जो सेम प्रोसीजर दोस्तों, जैसे राज्य में जो केंद्र में है वो उस राज्य में है, यहाँ पर भी होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष होगा और विधानसभा का अध्यक्ष, सदस्य होगा और विधानसभा का विपक्ष का नेता, सदस्य होगा। ठीक है, और एक होगा दोस्तों हमारा गृह मंत्री का बाहर साधक मंत्री। ठीक है, ये सदस्य होगा। ये 4 सदस्य होंगे दोस्तों। हम बात करें थी मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उसका विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद हो, परंतु जहाँ भी किसी राज्य विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद का उपसभापति और उसका विपक्ष का नेता सम्मिलित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 व्यक्ति चयन समिति में होंगे। और इसके अलावा दूसरे राज्य की बात करें कर्नाटक की, वहाँ पर तो वहाँ पर क्या होगा, 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे, एक तो उपसभापति विधान परिषद का और एक विपक्ष का नेता। ठीक है, तो इनसे मिलकर बनेगी और फिर नियुक्ति इनकी से सलाह पर। और कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल करेगा।
ठीक है। परंतु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई असीम न्यायाधीश या कोई असीम जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जाएगा। मान लीजिए कोई वर्तमान न्यायाधीश है हाई कोर्ट में या फिर वो जिला न्यायाधीश में, तो वो दोस्तों उसका जो राज्य में जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसे परामर्श करने के बाद उसकी नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, जब हमारी धारा 21 भी हुई और धारा हमारी 22 भी हुई, सेम प्रोसीजर है, सेम वैसे के वैसे जैसे केंद्र में हमने बात करी वैसे राज्य की सब कुछ वही है। वहाँ पर केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार, यहाँ पर राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है। जिस तरह का जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा है ना, वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा था, सेम टू सेम वैसी परिस्थिति। और अब बात करते हैं हम धारा 23 दोस्तों, त्यागपत्र हटाया जाना। तो राज्य आयोग का अध्यक्ष कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित तो अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा पद त्याग सकेगा। ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति को, यहाँ पर राज्यपाल को। ठीक है। राज्यपाल को वही साध्वीत कदाचार असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति से ऐसे आदेश उसके पद से हटाया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्मित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच और वहां रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया जाएगा तथा अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाएगा। ठीक है। और भी कारण है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिवालिया हो जाना, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यदि मेरा वो वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी ना। आइए नेक्स्ट को पदावधि की बात करें तो दोस्तों वही 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है। और पुनर्नियुक्ति पात्र होंगे और 70 वर्ष के बाद किसी पद पर नहीं रहेंगे। अब हम बात करें सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है। मृत्यु की दशा में, फिर या छुट्टी या अनुपस्थिति की दशा में 2 कंडीशन बताई गई है। यहाँ पर भी वो सेम निबंधन शर्तें दोस्तों जो हमने बताई थी सेम। और राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी बंद, ठीक है, जो केंद्र में हमने बात करी थी, सेम टू सेम सारी धाराएं दोस्तों यहाँ पर लागू होंगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आइए नेक्स्ट धारा हमारी 28 जो राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, 28 बात करती है वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। ठीक है। तो कि राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषयों पर जो विषय में इतना राय में इतना आवश्यक महत्वपूर्ण हो, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। ठीक है। तो हमने जो बात कही थी वही सारी बात यहाँ पर लागू होती है। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधी कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू होना। ठीक है। अभी धारा 9 में 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। 18 राज्य आयोग को भी लागू होंगे। ठीक है। हमने धाराएं देखी, सारी धाराएं दोस्तों ये राज्य आयोग को भी लागू होंगे। सेम कंडीशन बाकी राज्य की गठन की बात करें, नियुक्ति की बात करें, तब तक है ना, पद त्यागपत्र की बात करें, पदावधि की बात करें तो सेम होगी। इसके अलावा ये धाराएं बाकी सेम टू सेम राज्य आयोग को भी लागू होंगी। ठीक है। धारा हमारी 29 कंप्लीट हुई। आइए धारा 30 दोस्तों जो बात करती है मानव अधिकार न्यायालय के बारे में। ठीक है। आइए उसको समझते चलें। दोस्तों धारा हमारी बात करती 30 मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है। तो दोस्तों मानवाधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाली अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने की प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सहमति से, कौन दोस्तों, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को, ठीक है दोस्तों, कौन करेगा यहाँ पर मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। किसकी सहमति से, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। उसके बाद किसे विशेष न्यायालय बनाएगी, तो बनाएगी सेशन न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, किसे बनाएगी, सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिश्चित कर सकेगी।
परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी तब तक तत्समय प्रवर्ती किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से विशेष न्यायालय के रूप में विनिष्ट है या कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। ठीक है, तो अब ये 3 बात महत्वपूर्ण याद रखना दोस्तों। विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी, तो करेगी कि मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से करेगी, और विशेष न्यायालय किसको बनाएगी तो वो सेशन न्यायालय को राज्य में विशेष न्यायालय बनाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। धारा 31 विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, तो राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निश्चित करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उस न्यायालय में मामलों के संचालन की प्रयोजनों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। कौन करेगी दोस्तों विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति? राज्य सरकार करेगी। और किसे करेगी? जिसने कम से कम 7 वर्ष तक का विधि व्यवसाय किया हो, जिन्हें 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी विशेष न्यायालय के लिए। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किस व्यक्ति को करेगी? जिसने कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में तरफ पूछा गया है। धाराएं पूछी गई हैं, धारा 30 विशेष न्यायालय और धारा 31 विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, दोनों धारा महत्वपूर्ण थी। इनसे बनने वाले क्वेश्चन दोस्तों ये हमने इससे भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये 7 वर्ष विधि व्यवसाय, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 7 वर्ष विधि व्यवसाय है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी धाराएं कंप्लीट हुई और अध्याय हमारा 6 भी कंप्लीट हुआ। अब कुछ धाराएं और बची हैं, आइए उन्हें भी हम देखते चलते हैं मोटे आंकड़ों की तरह, मोटे अंदाजों में। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान धारा 32 में बताया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा। ठीक है, तो अब इसे इतने याद रख लेंगे धारा 32 में। इसके बाद धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान, 32 केंद्रीय सरकार, 33 राज्य सरकार। ठीक है, 34 लेखा और संपरीक्षा, लेखा और सम परीक्षा। ठीक है, इसके अलावा 35 में भी फिर राज्य लेखा संपरीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह हमारा लेखे इनकी बात कही गई, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और हम बात करें अध्याय 8 की, अंतिम अध्याय प्रकीर्ण। ठीक है, तो आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय के बारे में बताया गया है। विशेष अन्वेषण दलों का गठन के बारे में बताया गया है। और धारा 38 पूछी जा चुकी है दोस्तों, आइए समझते हैं। बाकी धारा को आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, जो मेन धारा थी, जो क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ धाराओं को जो छोड़ा हूँ मैंने, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार अपने डायरेक्ट में। ठीक है, धारा 38 बात करती है सद्भावना पूर्वक किए गए। धारा 38 क्या बात करती है? सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। हर अध्याय में हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो सद्भावपूर्वक कार्रवाई संरक्षण हर एक्ट में दिया होता है। लास्ट की 2nd 3rd धाराएं में ये बात कही जाती है। ठीक है, तो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ गए होंगे। धारा 38 में इसके बारे में बताया गया है। और धारा ये 38 में आप समझ। ठीक है, और धारा 39 भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी महत्वपूर्ण है। सदस्यों और अधिकारियों के लोक सेवक होना। सदस्यों और अधिकारियों को क्या होना दोस्तों? लोक सेवक होना, लोक सेवक होना। ठीक है, और जो लोक सेवक होंगे दोस्तों, ये आईपीसी की धारा 21 के तहत, आईपीसी की धारा 21 के तहत। ठीक है, के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, आईपीसी की धारा 21 के तहत क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। कौन? अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, धारा 39 हमारी महत्वपूर्ण हुई। और धारा 40 नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो नियम बनाने की कौन की शक्ति? तो नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। और उसके बाद दोस्तों ये है भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति 40 का।
नियम बनाने की शक्ति, और 40 खा में आयोग की विनियम बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी याद रख लेगा, ये भी पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आयोग की विनियम बनाने की शक्ति। और इसके अलावा धारा हमारी ये हो गई। और 41 नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। और 42 में दोस्तों कठिनाई दूर करने की शक्ति। कठिनाई दूर करने की शक्ति। और कठिनाई दूर करने की शक्ति दोस्तों जो है, इसके बारे में बता चुके हैं कि 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पश्चात नहीं किया जाएगा, 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। और ये भी हर जगह, हर एक लगभग एक्टों में मिलती है हमें ये भी। और 43 दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, अध्यादेश 1993। ठीक है, 1993 का अधिनियम संख्यांक 30 के द्वारा निश्चित किया जाता है, निश्चित। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ये हमारी छत्तीसगढ़ के एग्जाम एडीपी में पूछी गई थी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस आदेश को किसके तहत हटाया गया, निश्चित किया गया। अध्यादेश के द्वारा, संरक्षण के द्वारा, काफ़ी 4 ऑप्शन थे हमारे सामने। ठीक है, तो इसे दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 द्वारा इसे निश्चित किया गया। ठीक है, अध्यादेश को याद रखना, यह पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे 43 धाराएं कंप्लीट हुई, 8 अध्याय कंप्लीट हुए, ये हमारा एक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें कुछ धाराएं छोड़ा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ मैंने मेन धाराएं जो मेन जिससे प्रश्न बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, उम्मीद है उन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, वो हमने सबको देख लिया है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों आप प्लीज़ जो कुछ छूटा है वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें देखते हैं जो भी होगा। लेकिन मेन चीज़ हम समझ चुके हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमारी बाकी है, ठीक है, अब मैं आपको ये समझाऊंगा, MCQ इसके पेपर लगवाऊंगा दोस्तों मैं अगला आपको, उस पर आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।